उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उषा की लालिमा का विस्तार जब आकाश में होता है तो नई ऊर्जा के साथ आगमन होता है एक नए दिवस का। हिंदी फिल्म संगीत के आकाश में भी जागी उषा की यही लालिमा। कभी निर्झर से बहते गीतों का उजाला लेकर तो कभी मिश्री सी धुनों का स्पर्श लेकर। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। संगीत की इस उषा ने जिसे भी छुआ वो बस प्रशंसक बन गया। तुम तो हर गीत में शामिल थे, तरन्नुम बनके तुम मिले हो मुझे फूलों का तबस्सुम बनके। ऐसा लगता अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। हम बात कर रहे हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं उषा खन्ना की सुरीली बातें। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। उषा खन्ना जी, इस कार्यक्रम में मैं विविध भारती की ओर से, उसके सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बहुत ही मीठा, बहुत सुरीला संगीत दिया है, लेकिन उसके पहले आपकी जो संगीत यात्रा है उस पर आने से पहले हम जानना चाहेंगे कहाँ आप पैदा हुई, कहाँ आपका बचपन बीता? मेरा जन्म स्थान है ग्वालियर और मैं 5 साल की थी तब तक वहाँ थी। इसके बाद मैं मुंबई आ गई। परिवार में कौन कौन था पहले ये भी बताइए। परिवार मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई, हम 2 बहनें। दोनों भाई इधर ही रहते हैं, मुंबई में हैं, और मेरी छोटी सिस्टर है वो स्कॉटलैंड में, वो डॉक्टर है। अच्छा। तो वो वहाँ है। जैसे कि हमें मालूम है आपके पिता जो थे उनको संगीत की तरफ बड़ा रुझान था। उन्होंने संगीत विशारद किया हुआ है, मतलब मैंने नहीं किया था, उन्होंने किया था और मेरे को उनसे ही मिली है। मनोहर खन्ना जी जी। तो मुंबई जब आप परिवार शिफ्ट हो गया एक तरह से, ग्वालियर से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो फिर बाकी पढ़ाई लिखाई आपकी यहीं हुई? पढ़ाई लिखाई तो मैंने की है यहाँ, मतलब मैं बहुत ग्रेजुएट वो सब नहीं हो कि मैंने यहाँ से, मैं आहूजा कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन जिंदगी से बड़ा स्कूल कोई होता नहीं है, और आपने तो मेरा स्कूल सब इसमें ही था। तो ये पिता जो थे मनोहर खन्ना साहब जो, उनको संगीत में रुचि थी और वो गीतकार भी थे, ये सुनने में आया। हाँ, पापा
मतलब वो शायरी शुरू से करते थे जी। ग्वालियर में मुशायरा वगैरह होते थे, वहाँ पढ़ते थे। पापा आपके गीतकार थे, उनसे भी जुड़ा कोई प्रसंग है जो नरगिस जी की माँ से जुड़ा हुआ है? जी, जी, हाँ। उसके बारे में बताइए। वो किसी मुशायरे में पापा को उन्होंने सुना था, जद्दन भाई जी ने, नरगिस जी की मम्मी ने। तो उन्होंने बोला कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, शेर लिखते हैं आप, इतनी अच्छा आपका नाम है, तो आप है ना यहाँ क्यों नहीं आते, बॉम्बे आ जाइए। तो पापा ने बोला भाई मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, फिर मैं वहाँ से छोड़ूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी। बोले नहीं नहीं, आपको मैं अपने कंसर्न में परमानेंट कर दूँगी। तो पापा वहाँ से यहाँ आ गए। पापा किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे? पापा ग्वालियर के महाराजा के पीए थे। अच्छा, तो जब यहाँ आए तो ये भी सुनने में आता है कि उन्होंने यहाँ अपना नाम बदल लिया था। नहीं, नाम तो वो ही रखा था, पापा का नाम मनोहर खन्ना था, मगर वो निक नेम होता है ना एक, जी जी, शायर लोग रखते हैं। हाँ। तो जद्दन भाई जी को वो नाम पसंद आया था, जावेद। एक्चुअली अनवर पापा के दोस्त थे, जो बाद में उन्होंने उनको ज्वाइन किया। अच्छा, तो जावेद के नाम से लिखते थे वो। पापा जावेद के नाम से लिखते थे, लेकिन ये एक जोड़ी रही जावेद अनवर। हाँ, बाद में, क्योंकि गीतकार के रूप में जब जावेद अनवर नाम आता है तो ऐसा लगता है कि जिज्ञासा होती है। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें जावेद जो है वो आपके पिता हैं। तो आपकी जर्नी जो है वो संगीत की कैसे शुरू हुई? मेरे को संगीत का शौक पापा से ही मिला। पापा बताते थे मेरे को कि मैं, पापा रियाज करते थे जब सुबह 5 बजे के करीब उठ के, तो मैं और मेरा भाई ट्विन्स, हम जुड़वा हैं। तो मम्मी ने भाई को संभालती थी, पापा मुझे संभालते थे। तो वो जब रियाज करते थे, मैं रोती थी तो उठा के अपने गोदी में लिटा के मुझे रियाज करते थे, तो मैं चुप हो जाती थी। और वो सारे गाँव सुन के मेरे कानों में मतलब संगीत का वो आ गया पूरा। तो पापा ने कहा कि तुम 2.5 साल की थी, मैं गाता था सारे गामा पर, तो तुम भी अच्छा लेगा, तुम मेरे साथ गाती थी। मतलब वो चलो मुन्नी गाओ, वो बोलते थे सा, मैं बोलती छा, ऐसे करके मतलब मुझे सब कुछ जो मिला पापा से मिला है। तो ये जाने अनजाने उन्होंने एक तरह से आपको संस्कारित कर दिया जी, संगीत में, है ना? तो बाद में किसी से तालीम भी ली आपने? नहीं, मैं नहीं, तालीम में नहीं। तो फिल्मों का सफर कैसे शुरू हुआ? फिल्मों का सफर ये था कि मैं सिंगर बनना चाहती थी, मगर जब मैं सिंगर के बारे में सोचूं तो मैं सोचती थी कि मैं ना लता दीदी जैसा गा सकती हूँ, ना आशा दीदी जैसा गा सकती हूँ। गाते हैं पर उनके बराबरी में तो मुझे चांस मिलेगा नहीं। और पापा लिखते थे, तो पापा के दोस्त थे इंदिवर जी, हमारे जो शायर हैं जी, कवि जी। तो पापा ने इंदिवर जी को बोला देखो ये मेरी बेटी कैसे गाने बनाती सुनो। तो पापा मुखड़े देते थे मुझे और मैं उनकी ट्यूनें बना के रखती थी ऐसे। अच्छा। तो इंदिवर जी बोले चलो तुमको मैं एस मुखर्जी के पास ले चलता हूँ, वहाँ पे सब नया मतलब हीरो हीरोइन सिंगर ये सब ढूंढ रहे हैं, तुम ट्राई करो, अगर तुम्हें वहाँ पे सिंगर का चांस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या करेंगे। तो मैं पापा के साथ इंदिवर जी के साथ वहाँ उनके फिल्म वाले स्टूडियो गई, वहाँ पे जाके फिर मैंने उनको गाना सुनाया। तो मतलब एक्सप्रेशन ये थे कि ठीक है गाती हो, मगर जब ट्यून सुनाई मैंने तो उन्होंने पूछा, एक सुनी, दो तीन सुनने के बाद बताइए किसने बनाई है? मैंने कहा मैंने बनाई है। नहीं कोई और बना के देता। मैंने बनाई। तो इंदिवर जी बोले नहीं बहुत अच्छे गाने बनाती आप, और आप देखिए इनको। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा तुम स्टूडियो आना शुरू करो, और 1 साल उन्होंने मेरे से सिर्फ म्यूजिक ट्यूनें बनवाई कि भाई मैं कब तक कर सकती हूँ काम। उसके बाद मेरे को फिर पहली पिक्चर मिली दिल दे देखो। तो इस बीच में जो 1 साल आपने अटेंड किया उसमें कोई रेम्यूनरेशन वगैरह मिलता? हाँ मिलता था। अच्छा, पूछ सकता हूँ कितना मिलता था उसको? वो 1000 रुपये महीना देते थे। अच्छा जी। और उसके बाद में फिर ये जो फिल्म मिली आपको, कहीं कोई चर्चा हो रही थी या सीधा? नहीं, वो इंदिवर जी लेके ही गए थे ना मुझे। जब मैं उनको गा के सुना रही थी तो उन्होंने कहा कि मतलब ये था कि अच्छा गाती हो, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चांस दूंगा। उस समय नहीं कहा था? नहीं। तो इंदिवर जी ने बोला कि ये ट्यून भी बहुत अच्छी बनाती है, आप इसकी ट्यूनें भी सुनिए। तो उन्होंने मेरे को पिक्चर में चांस दिया। पहली पिक्चर थी आपकी दिल दे के देखो 1960 में। तो जब ये फिल्म मिली तो शशिधर मुखर्जी ने कुछ आपसे कहा होगा कि उनकी कुछ उम्मीदें रही होंगी, किस तरह का संगीत उनको चाहिए। कहानी तो आपको बताई होगी। हाँ। लेकिन उन्होंने कुछ और भी कहा था आपसे? उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे को ना लेटेस्ट जो उस ज़माने में चल रहा था ओपी नैयर स्टाइल, मुझे बोला इस टाइप का मुझे गाने बना के देना। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी। इसलिए सब लोग समझते थे कि मैं या तो नैयर साहब की मैं असिस्टेंट थी या नैयर साहब ने मुझे गाने बना के दिए और मेरा नाम दिया है।
ये इसको भी क्लियर करने में बड़े को 2-3 साल निकल गए। नहीं भाई, ये तो मैं खुद करती हूँ, मैंने खुद ने किया हुआ है। तो पहला गाना इस फिल्म का कौन सा रिकॉर्ड किया था? मेघा रे बोले घनन घनन, रफी साहब ने गाया था। चूंकि आपकी पहली फिल्म का जिक्र हम कर रहे हैं और इससे आगाज हुआ था आपके सफर का जी। संगीतकार के रूप में, तो यहाँ हम एक गाना सुनवा देते हैं इसी फिल्म का। जी जी। घनन पवन चले सनन सनन, पायल बजर झनन झनन, जिया मोरा डोले आजा पिया मोरे। हो मेघा रे बोले रे बोले रे बोले, मेघा बोले रे, मेघा रे बोले पवन चले, पायल बजर झनन झनन, जिया मोरा डोले आजा पिया मोरे। सजनिया घर सजनिया घर मतवाली खटकाली लहरा के आई, घुमर घुमर हो घुमर 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 बोले घुंघरू। दिल देके देखो, आपने तो फिल्मों को दिल दे दिया अपना, लेकिन उससे पहले जो है जिनकी आवाजें आपके कानों में पड़ी उनको भी आपने दिल दिया होगा, मतलब पसंद किया। हाँ। रफी साहब उस दौर के सभी संगीतकारों के चहेते थे। हाँ, वो एक बिल्कुल। सपना होता था, ड्रीम होता था। तो जब आपने पहली बार उनको रिकॉर्ड किया, वो क्या फीलिंग थी आपकी? देखिए, फीलिंग ये थी कि पहले तो मैं बिलीव ही नहीं कर रही थी कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गाना सिखाऊंगी, और सिखा रही हूँ। और मैं जब हारमोनियम पे हाथ लगाया तो मैं मतलब उंगलियां भी काँप रही थी, मैं भी काँप रही थी। तो रफ़ी साहब मुझे मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने बोला, रफ़ी साहब ये ऐसा है ना, तो वो गाना यही था, मेघा रे बोले घनन घनन, पवन चले सनन सनन। तो वो लिख रहे थे घर वाले, उनको मैंने देखा अपनी गर्दन अच्छी तरह हिला रहे। अब सोचिए कि मैं नई डायरेक्टर, इतना बड़ा सिंगर मतलब मोहम्मद रफ़ी, वो मेरे गाने में अपनी गर्दन हिला के खुश हो रहे हैं, तो मैं कितनी खुश हो रही होंगी। जब उन्होंने ये गाना सुना, बोले बहुत अच्छा बनाया भाई, आप लगता नहीं कि आप न्यू कमर हैं, बताइए। तो उन्होंने तो मेघों की गर्जना भी की है, ऐसे ऐसे गाने हैं जिसमें उन्होंने गर्जना भी की है। और फिर ऐसे गाने भी हैं जो शहद की तरह, शहद के धारे की तरह बहते हुए खामोशी से हमारे करीब से कैसे गुजर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो रफ़ी साहब की आवाज़ में तो वो बात है। इस फिल्म में और भी बहुत सारे हिट गाने हैं, टाइटल सॉन्ग भी इसका बड़ा हिट है, और भी दूसरे गाने, उनके बारे में कुछ बताइए। और कितने दिन में ये रिकॉर्डिंग पूरी हुई? उस दौरान कुछ परेशानियां भी आई होंगी? बीइंग ए लेडी मेरे को इतनी परेशानी नहीं आई। लोग समझते थे आती होगी जी, मगर नहीं, कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। मुझे गाना दिया, बोले कि टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड करना था। मैं गई, शमी जी भी आए वहाँ पे रिकॉर्डिंग में। तो रफ़ी साहब जब अंदर आए, मुखड़ा था, दिल लेके देखो, दिल लेके देखो, हाँ, दिल लेके देखो, दिल लेके देखो, दिल लेके देखो, तारा रा 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 रा, तो तारा रा रा, ये जब लाइन आती थी तो रफ़ी साहब भूल जाते थे गाते गए। तो शमी जी बोला, ये क्या रहा, यहीं अटक रहे मार। हम लोग बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया, शमी जी आए बाहर अंदर रूम में, रिकॉर्डिस्ट के पास बैठे थे। वहाँ से आए, आके उन्होंने बोला, तो आप मेरे से पंजाबी में बोला रफ़ी साहब को, तुसी मेरे को तको, मैंने मेरे साइड मुझे देखो। और उन्होंने बोला अच्छा गा। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो शमी जी और ऐसे हाथ से एक्शन करके करें कि ऐसे ऊपर जाओ, तो वो
उनको याद हो गया, वो जैसे उनका हाथ उठे वो बराबर गा रहे थे। क्योंकि शम्मी जी खुद भी बहुत, हाँ, बहुत अच्छे गायक थे, उन्होंने संगीत सीखा हुआ था। और रफ़ी साहब ने तो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से पूरा। रफ़ी साहब से आपकी बात क्या पंजाबी में होती? नहीं, पंजाबी तो मुझे भी नहीं आती। अच्छा। हमारे घर में क्या ग्वालियर से तो सब हिंदी में बोलते हैं। मम्मी पापा बोलते थे, मगर उनके साथ हम लोगों ने कभी पंजाबी बात नहीं की, हिंदी में बात करी। तो ये जो गाना जिसका जिक्र आपने किया है, पहले ये सुनवा दिया जाए, टाइटल सॉन्ग। दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। हो तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि आप ओपी नैयर साहब के असिस्टेंट हैं जी। और उनकी तरह के गाने आपने बनाए हैं, तो ज़रूर वो बना के दिए। जबकि ये एक तो जो डायरेक्टर है उसकी भी डिमांड थी कि जो स्टाइल आजकल चल रहा है। बिल्कुल सही। जब ओपी नैयर साहब ने ये गाने सुने उनका क्या रिएक्शन था? नैयर साहब तो मुझे देखते रहे, बोलते इसने गाने दिए। बोले मेरे पास इधर आओ लड़की। मैं उनके पास आके खड़ी हो गई, बोले इधर आओ, ये तुमने बनाए गाने? मैंने जी नहीं ये तो मैंने बनाए हैं, तो मेरा रंग है। मैंने कहा मुझे आपका रंग बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐसे बनाए। तो बोले अच्छा, तो आज के बाद तुमको मैं पुत्री पाठशाला बनाऊंगी। और मैं उनको नैयर पापा बोलती थी और मुझे उषा नहीं बोलते थे, और पुत्री पाठशाला इधर आ। तो एक तरह से बाप बेटी का रिश्ता। हाँ, हो गया। बिल्कुल। अच्छा हुआ।
तो वो जीवन भर वो बना रहा हाँ, उनके बिल्कुल, संपर्क में एकदम। आप? तो वो आपको कभी कभी गाइड भी करते मैं होंगे? जाती थी वो चर्च गेट जब रहते थे, मेरी सिस्टर वहाँ जय हिंद कॉलेज में पढ़ती थी, तो लंच टाइम में तो उनका तरफ से था कि तुम घर पे आके खाना खाया करो, तो मेरी बहन वहाँ उनके घर जाके खाती थी। अच्छा। मतलब इतना बिल्कुल घरेलू, उनकी मिसेस से हम सब घर की तरह थे। ओपी नैयर साहब का कौन सा गाना पसंद है आपको? नहीं, सब कुछ मुझे सब गाने अच्छे लगते हैं। जी। कौन सा पर्टिकुलर वो है, ये है रेशमी जुल्फों का दरराररा, दररारा, 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 मेरे गैसों की नना ना ना ना, ये है ना। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आई। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आई। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आई। सुनिए तो जरा, जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलते रुकते इन रंगीलों की पसंद, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, चिता पर सुन तो फरमाइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आई। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। प्यासी है नजर, ये भी कहने की है बात क्या, तुम खाब मेहमान तो न ठहरेगी रात क्या, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, अरमां बन के रह जाइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आइए। मेलोडी जो है कूट कूट के भरी हुई है, और रिदम और मेलोडी दोनों उनके पास है। और ये आपके संगीत में भी है। आपने उनके संगीत से क्या, कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी आपको कि ये इस तरह की चीज मेरे संगीत में आनी चाहिए? देखिए, उनका जो कलर थे, रिदम बहुत अच्छी होती थी उनकी, और सबसे बड़ी बात, उनके गानों में उन्होंने अपनी शायरी को पहले रखते थे सामने, खाली ट्यून के ऊपर नहीं था, उनके हर बोल बहुत अच्छे होते थे। वो था बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। अब ये हुजूर सिंपल भी हो सकता था, हुजूर आप आए, ये पर्टिकुलर नहीं सबकी स्टाइल थी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में
हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। उषा जी, आपकी दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म हम हिंदुस्तानी जी, जब खासतौर से 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो तो उसका गाना हाँ, तो बजता ही छोड़ो कल की बात। हाँ जी, बहुत है। इस फिल्म के बारे में बताइए, ये फिल्म आपको कैसे मिले और उसके म्यूजिक के बारे में। इस पिक्चर में मिलने में मुझे ये सहूलियत रही कि मुखर्जी साहब की पिक्चर थी ना ये, जी, मेरा तो एग्रीमेंट था। अच्छा। हाँ, मुझे जो भी पिक्चर देंगे उसका म्यूजिक देना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट कितने बरस का था? ऐसे कुछ बांधा नहीं था, जी। मतलब कि तुम बाहर काम नहीं कर सकती या ये नहीं। उसमें मेरे को 3 मैंने पिक्चरें की, एक तो दिल दे के देखो, एक हम हिंदुस्तानी, फिर एक की मैंने आओ प्यार करें, बस 3 पिक्चरें दी। ये आया महफिल में, बिजली सी चमकी दिल में, उजला मुखड़ा काला तिल, होंठ गुलाबी जैसे दिल, रंग बदन तौबा तौबा, तू न मिली तो क्या होगा, हाय ओ दिलरुबा मेरी नीता। मेरा दिल यूं तूने आंख झुका ली क्यों तूने यही सोचा होगा, सुनती है महफिल क्या होगा ये किसको पड़ी, होश कहाँ जब आंख लड़ी दिल हार दिया, तेरी अदा ने मार दिया, हाय ओ दिलरुबा मेरी नीता। तो ये जो अनुबंध था आपका, इसमें आपको मंथली पेमेंट मिलता? हाँ, मंथली, बिल्कुल। जब बड़ा मजा आता था। हम लोग रहते थे ग्रांट रोड पे, तो पापा और मैं, और मुझे बारिश आती थी और मेरे कपड़े गीले होते, मैं इतनी चिढ़ती थी, अंधेरी आना पड़ता था। तो पहले पैदल चल के आइए आप ग्रांट रोड पे स्टेशन पे, आप ट्रेन पकड़िए, ट्रेन से उतरे आप, फिर बाहर आइए, फिर आप चलिए वहाँ से बस पकड़िए, फिर बस में बैठ के अम्बोली नाका उतरिए। तो मैं जब मुझे आना पड़ता था, हम 2 बजे तक रहती थी, 11 से लेकर ऐसे, फिर वापस घर आओ। तो रास्ते पर मैं बड़ी कुड़कुड़ करती रहती थी। मैंने कहा पापा क्या मुसीबत है, इतनी दूर जाना पड़ता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, गीली हो जाती, कीचड़ उचड़ मेरे ऊपर गिरता था, मैं बड़ी चिढ़ती थी। मैं नहीं जाऊँगी बेटा, अभी ये सब सहो, आगे तुम्हें फिर खूब आराम मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेंगी। तो इन 3 फिल्मों तक आपने मंथली पेमेंट पे काम किया? जी हाँ।
पहली फिल्म दिल दे के देखो, फिर दूसरी हम हिंदुस्तानी और तीसरी आओ प्यार जी। करें। अच्छा, तो चूंकि हम हिंदुस्तानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, वो भी आपके करियर की, और उसके बारे में कुछ बताइए, उसके गानों के बारे में। एक तो उसका गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, ये गाना तो पिक्चर में सुनील दत्त साहब थे और आशा पारेख, और इसको लिखा था प्रेम धवन जी ने, छोड़ो कल की बातें। और जब हम गाना बना रहे थे बोले कि अरे यार ऐसा गाना बनना चाहिए, जब 15 अगस्त 26 जनवरी तो ये गाना बनना ही चाहिए। पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। वो इतना, देखिए कितना कमाल की बात है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। और अभी तक वो देखिए नया दौर ही चल रहा है। बिल्कुल। जब ये गाना मतलब चलते हमने जो किया उसको भूल जाइए, आज क्या करना है वो करना है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इसी फिल्म का एक और गाना है, माझी मेरी किस्मत के। ये बहुत अच्छा गाना है। और इसके तो मज़ा ये आया था कि ये गाना हम बनाना था तो मुखर्जी साहब ने बोला ये मुखड़ा दिया, गाना ये है। मैंने बनाया, ये ट्यून बनाई थी बट थोड़ा ऐसा चेंज होगा शायद, तो कहने लगे, वो सुन रहे थे मेरे से। पहले मुझे गा के सुनाना पड़ता था पास कराने के लिए, ये ट्यून ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने अपनी मिसेस को बुलाया, बोला भाई इधर आओ। एक होने आशी, वो बंगाली थे ना, बोले गाना सुनिए। तो गाना सुन बोले कि उषा बहुत अच्छा गाना बनाया बेटा, फिर से सुनाना। अब वो उसमें एक आलाप है, ये मुझे उनकी मिसेस ने दिया आइडिया। मैंने तो गाना बनाया था ना, जी, जी। मैं उसमें उनका आलाप चाहिए था,
तो मैंने कहा कि मैं ऐसे कुछ गुनगुन करे, बोले ऐसे कर लो उसको, क्योंकि वो गाती बहुत अच्छी थी, किशोरदा की बहन थी ना, जी जी। किशोर कुमार जी की। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। मजबूर थे माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। हमने दो फिल्मों का जिक्र किया, तीसरी फिल्म आओ प्यार करें, इसके गाने राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखे और बहुत बहुत समर्थ गीतकार, एक तो वो भी शिमला से थे। हाँ। एक तो उनके साथ में और प्रेम धवन साहब के साथ में जब आपकी शुरुआत एक नहीं थी, ये लोग बड़े स्थापित, ये आपको क्या क्या कह के बुलाते थे, नाम लेके बुलाते थे या बिटिया बोलते थे? उषा ही बुलाते थे। वो कुड़ी जो जैसे राजेंद्र कृष्ण जी वो पंजाबी ना, पापा के दोस्त भी थे, फिर मैं ऐसे गाना बनाने के उनका हाथ में, ओ कुड़िया तू आज जाने दे, कल बैठते हम लोग, मतलब अगर गलती से बुला लिया मैं बैठी हूँ, ओ कुड़िया जाना, कल बैठेंगे कल बैठेंगे। उनके साथ में कोई दिलचस्प वाकया आपको याद आता है इसी फिल्म का आओ प्यार करें से जुड़ा हुआ है? राजेंद्र जी के साथ? राजेंद्र कृष्ण जी। नहीं, क्या था ना, इन लोग से मैं इतनी इनकी रिस्पेक्ट करती थी, ऐसे ये लोग भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, मतलब फ़र्क पड़ जाता है ना मेल फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब मैं नहीं, जैसे राज कपूर जी हैं, राज कपूर जी शंकर जयकिशन के परमानेंट प्रोड्यूसर और उनके म्यूजिक, जिस दिन सीटिंग करनी है तो जयकिशन जी, राज साहब और दूसरे सब म्यूजिशियन सब बैठे हैं, गाना बन रहा है, 1 बज गया रात का, 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह हो गई, खाया पिया मस्ती चल रही है। ये सब बातों की वजह से मैं पीछे रह जाती थी। वो तो बड़ी थी कि आपस में ग्रुप है
वो मेल का होगा तो अच्छा आपकी रहेगा। अपनी एक मर्यादा की सीमा है। हाँ, तो वो अब हम लांघ नहीं सकते थे, इसलिए मैं कहीं रात को हमारी सिटिंग नहीं जा सकती थी। और वो लोग भी बेचारे बड़ी इज्जत से आते थे। अच्छा उषा जी, जहाँ 8 बजे 7:30 बस पैकअप हमारा हो जाता था। वहाँ अब ये काम तो ऐसा है ना कि आपका मूड नहीं है, आप गाना बनाने बैठे, आपका दिमाग नहीं चल रहा, मूड ही नहीं आ रहा, रहे जाने तो यार आज नहीं बैठते। अच्छा 1 घंटे बाद बैठेंगे, फिर नहीं बन रहा, फिर अरे बैठो बैठो चलो हम लोग जरा खाना वाना खाते हैं, तो उसके बाद करते हैं। ऐसे बजाय 2-3 बज जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती थी। मेरे साथ नहीं हो पाया ना ये। आपकी जो फिल्म है आओ प्यार करें, इसके जितने भी गाने हैं सभी बहुत खूबसूरत गाने हैं। उसमें रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, फिर उसमें डुएट भी हैं, एक लता जी का गाना बहुत अच्छा है। तो हम पहले यहाँ पर एक गाना जो है उसका, जहाँ तू है वहाँ पे चांदनी को कौन पूछेगा, हाँ ये एक गाना और है उसमें, वो भी दिल के आईने में, वो बहुत अच्छा गाना, तस्वीर तेरी रहती है, मैं वो ये मेरा समझा। फेवरेट गाना है। ऐसा वो हमारा भी बहुत बड़ा पसंद। फेवरेट गाना है और सुनने वालों का भी बड़ा ही फेवरेट गाना बहुत है। अच्छा। तो रफ़ी साहब की आवाज में ये गाना सुनते हैं। दिल के आईने में, दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। शरबती आँख तेरी, चंपई रंग तेरा, शबनमी हुस्न तेरा, जिंदगी भर का नशा, दिल की धड़कन है मेरी, तेरे पायल की सदा, ऐ जाने वफा दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। हुस्न मासूम तेरा कभी मगरूर ना हो, अपनी तारीफ तुझे कभी मंजूर ना हो। इश्क वालों पे जफा तेरा दस्तूर ना हो, ऐ जाने वफा दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। आओ प्यार करें इस फिल्म की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक गाना और है जो डुएट है, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया ना करो। और मुझे याद है कि मैं उन दिनों छोटा था, दिल्ली में रहता था, ये गाना उन दिनों बड़ा पॉपुलर था, ये खूब सुनाई पड़ता था। तो इस गाने के बारे में बताइए मुझे, और फिर हम बात करेंगे राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। ये गाना कहाँ आपने रिकॉर्ड किया था? ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था फेमस स्टूडियो में, और राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा। मेरे को एक मज़ा यही आता था कि, और मेरे राइटर लोग भी खुश होते थे कि ये बोलती नहीं कि मेरी ट्यून पे लिखो, मैं बोलती थी आप मुझे अपने बोल दीजिए, मैं उसकी ट्यून बनाऊंगी। इसलिए ना वैरायटी आपको जब मिलेगी। अदर क्या होता है कि हम लोग ट्यून बनाते हैं तो हम बांध देते हैं राइटर को, रा, अब इसी में उसको लिखना पड़ेगा, तू मेरी है नहीं मैं, जो भी। अब वो बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, बोले यार ये तो बहुत मीटर ऐसा कटपुटिया है, आ नहीं रहा इसमें। तो मैं हमेशा अच्छा आप लिख के दीजिए, मैं बना देती हूँ।
तो तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो, आजकल फूल भी दिल वाले हुए करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा। अब इतना बड़ा ये है मुखड़े की लाइन है, अदरवाइज मैं अगर ट्यून में बनाती तो इतना नहीं मिलता था। तो हम कितना समय लगा इसको कंपोज करने में? कुछ नहीं, फटाफट। अच्छा, हाँ, जैसे वो फटाफट लिखते थे। हाँ, आपने बिल्कुल। उनके शब्दों के तो बहुत बड़े वो जादूगर थे राजेंद्र कृष्ण साहब, और उनके क्या क्या गाने हिट है भाई, बहुत डेप्थ वाले गाने। बहुत। तो ये गाना, इसमें रफ़ी साहब और लता दीदी और सायरा बानो, जॉय मुखर्जी, इन पे पिक्चराइज हो रहा था। आपको बताई थी कि सिचुएशन हाँ, सिचुएशन तो बतानी पड़ती है ना। हाँ। नहीं, क्योंकि क्या होता है, जो जैसे मैं बनाती हूँ गाना ना, तो मुझे खुद को वहाँ जाना पड़ता है आंखें बंद करके कि मैं कश्मीर में हूँ और ऐसा गाना बनाना है, तो सिचुएशन नहीं बताएंगे तो कैसे बनाऊंगी। तो आपको बेसिकली, आपको भी रोमांटिक गाने पसंद एकदम? हाँ, मेरे को तो रोमांटिक या सैड रोमांटिक। तो पहले ये गाना सुन लिया जाए, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया ना करो। ठीक है। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौखी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न की चिलमन को उठाया न करो, बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो, इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं, साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, शरबती आँखों के डोरों में नशा होता है, बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौखी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो।
अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो, आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई। चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो, रेत पर दूर से पानी का हुमा होता है। उम्र भर प्यास न बुझ पाई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, आज तक ऐसी हंसी चीज न देखी होगी। अपनी सूरत पे जो मर बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, दिल न देने पे बहुत नाज किया करते हो। अपनी सूरत बिगड़ बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। ओए होए, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आओ प्यार करें इस फिल्म का ये गाना है, और सचमुच ये प्यार करने लायक गाने हैं, ये प्यार करने लायक संगीत है। इतना मीठा संगीत दिया आपने। और इसके पहले आपने कहा था कि मुझे संजीदा गाने भी पसंद हैं, और वो हमारे लिए कैथारसिस का काम भी करते हैं, वो भी आपको हल्का कर देते हैं। हाँ, बहुत सही कहा। इसी फिल्म का एक गाना है, लता जी ने गाया है। हाँ। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए। हाँ, कभी मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। जैसे राजेंद्र कृष्ण साहब का ये गाना है, तो वो मौजूद रहते थे रिकॉर्डिंग में वो भी? हाँ, आते थे ना। क्या होता है कि जब गाना गा रहे हैं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मेरा ध्यान ऐसा हो गया ट्यून सही है कि नहीं, ऑर्केस्ट्रा ठीक आ रहा है कि नहीं, बोलों की तरफ से ध्यान नहीं दिया मैंने, तो राइटर वहाँ खड़ा रहता है कि नहीं ये रॉन्ग है, ये होना चाहिए था, तो उसके लिए तो आना पड़ता था। उनका क्या रिएक्शन? क्योंकि सुनने वाले तो हैं, उन्होंने तो रिएक्ट कर दिया। एक लिरिसिस्ट जो है, गीतकार, उसने जब एक गाना लिखा तो उसको भी तो तृप्ति मिलती होगी जब उसकी धुन बहुत ही खूबसूरत बनती होगी। राजेंद्र कृष्ण साहब की जो प्रतिक्रिया क्या होती थी एक गीतकार के रूप में, जब वो सुनते थे अपने गाने ऐसे? ना, वो बड़े खुश हो जाते थे देख के, मतलब इनके एक्सप्रेशन देख के मुझे बड़ी शांति मिलती थी कि भाई चलो इनके बॉलों का मैंने मर्डर नहीं किया। कभी किसी ने आपको उस समय इनाम भी दिया कि नहीं ये आज? एक दिन मदन जी का फोन आया, उषा है, मैं मदन मोहन बोल रहा हूँ। तो मैंने सोचा मदन मोहन जी मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, मैं कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी सिंगर या वो नहीं हूँ। तो मुझे बोलने लगे, उषा तूने मेरा तबीयत खुश कर दिया आज। मैंने क्या हुआ मदन जी? कहते क्या गाना तूने बनाया है। अब मदन मोहन जी मेरे गाने की तारीफ कर रहे थे, मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। तो मैं हैरान, मदन जी मुझे नहीं आता, मैंने तो आपके जैसे। बोले नहीं, मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ, तुमने इतना अच्छा गाना बनाया इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। अब मेरे तो पर लग गए थे ना, इतना बड़ा म्यूजिक में इतनी तारीफ कर रहा है, और वो भी गज़ल नुमा था मेरा भी, बहुत अच्छा लिखा हुआ। ये कहाँ फिल्माया गया था? ये मैं वहाँ पे इटली में, अच्छा, गंडोला में किया था जी। तो आपको लगा कि लता जी इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? नेचुरली देखिए, इसमें दर्द भी था, मेलोडी भी थी, और फिर लता दीदी की आवाज़। ये भी पहले से लिखा हुआ था? हाँ, मैं बताऊंगी आपको, मैं 99% लिखा के बनाती हूँ। क्या बात है, आपको तो सलाम करने को जी चाहता। आपने खास तौर से कविता को जो इतना सम्मान दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेलोडी और बोल मुझे नहीं मिले, मैं बना ही नहीं सकती गाना।
दिल सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए, मेरी दास्तां मुझे ही। आपने सुनी मशहूर संगीतकार उषा खन्ना से कमल शर्मा की बातचीत। बातचीत का ये सिलसिला कुछ ऐसे जमा कि वक्त तो आगे बढ़ गया, लेकिन बातों से जी नहीं भरा। इसलिए जारी रखेंगे बातचीत के इस सिलसिले को। सुनना न भूलिए। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नायक और गणेश शिंदे का। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया मनीषा जैन ने। उजाले उनकी यादों के